हमारे साथ खुद हैं उस्मान गनी, जो बीकानेर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे कुछ देर पहले तक, और उन्हें बीजेपी ने 6 सालों के लिए निष्कासित किया। और निष्कासित उसी आरोप में, उस वीडियो में जो उन्होंने बात कही, उसके बाद बीजेपी ने उसे अनुशासन के खिलाफ माना, क्योंकि उस्मान गनी साहब ने अपने दिल की बात कह दी। और दिल की बात यह कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा मुसलमानों को लेकर, उस पर उस्मान गनी साहब ने ऐतराज जताया। तो खुद हमारे साथ उस्मान गनी साहब हैं। उस्मान गनी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कब पता चला कि आपको बीजेपी ने निष्कासित किया? कब पता चला कि आपको निष्कासित किया? 2 घंटे पहले वो मीडिया के थ्रू मुझे जानकारी मिली, मुझे निष्कासित कर दिया गया। ऑथोराइज्ड लेटर इस तरह की पार्टी की तरफ से कुछ नहीं आया। तो क्या जानकारी मिली कि निष्कासित क्यों किया गया? किसी से आपने कॉल पे बात की कि आपको क्यों निष्कासित किया गया? सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन था, तो थोड़े नाराज थे कि आपको इस तरीके के वक्तव्य पार्टी में नहीं देने चाहिए, पार्टी में रह करके। उसके अलावा कोई निष्कासन जैसा उन्होंने भी नहीं कहा था। लेकिन उसके बाद जब मीडिया से मेरे पास कॉल आने शुरू हुए तो मुझे पता चला मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो प्रदेश अध्यक्ष मतलब सीपी जोशी का फोन आया आपके पास? राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का? माइनॉरिटी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं हमीद खान मेवाती साहब। अच्छा, उनका फोन आया। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने यही कहा कि इस तरीके के बयानों से आपको बचना चाहिए। बयान क्यों दिया है आपने? उस्मान गनी साहब, एक तस्वीर, मैं आगे बात करने से पहले, एक तस्वीर मैंने देखी जो आपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपकी तस्वीर है, और ये किसी हवाई पट्टी की तस्वीर है। शायद आप लोग रिसीव करने प्रधानमंत्री मोदी को गए होंगे। नरेंद्र मोदी साहब बीकानेर आए थे तो मैं उनको रिसीव करने गया था उसी टाइम। ये कब की तस्वीर है जी? कब की? ये तकरीबन 2-3 महीने पहले नरेंद्र मोदी साहब जब बीकानेर आए थे तब की तस्वीर है। और बीजेपी से आप अगर देख रहा हूं तो आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, 2005 से ही एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो आपका 18-19 सालों का रिश्ता रहा है। जी, ऑलमोस्ट 20 साल का रिश्ता रहा। तो उस्मान गनी साहब, जरा अपने दिल की बात कहिए कि आपको ये बात बुरी लगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर, या मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, या ज्यादा बच्चा करने वाले कहा? क्या बात बुरी लगी, जरा मैं आपसे सुनना चाहता हूं। वायरल वीडियो तो मैंने देखा है। सभी कुछ जो चीजें किसी भी कौम के लिए, किसी भी आवाम के लिए बोली जाती है, और वो मतलब हम इस देश के 2 पहिए हैं, हिंदू और मुसलमान। जब एक पहिए को आप पंचर कर दोगे तो मेरे देश को चला पाना मुश्किल हो पाएगा। मुसलमान भी इस देश का एक मेजोरिटी वाली आवाम है। लगभग 25% की आवाज को आप दबा नहीं सकते और ना ही उनको नकार सकते हो। वो इस देश के लिए मरता है, जीता है मुसलमान भी। और मुसलमान भी इतने बड़ा फैक्टर है जितना हिंदू इस देश में। और जबकि मुसलमानों भेद नहीं है। मेरे सैकड़ों मुसलमान हिंदू दोस्त हैं जो मेरे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ साथ रहते हैं। हम लोग साथ बैठते उठते हैं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता हमारे बीच में। लेकिन करेगी, और वो जब हमारा मुद्दा इस चीज को ले जाएगा तो थोड़ा तकलीफ दे लगता है, क्योंकि हम 20 साल से इस पार्टी में 20 साल से हम पार्टी में चल रहे हैं। और बात भी अगर कोई हमारा मुखिया इस बात को लेकर के आए तो थोड़ी तकलीफ होती है। आपने, उस्मान गनी साहब, बहुत अच्छी बात की उस वायरल वीडियो में भी। अभी भी आपने कहा उस वायरल वीडियो में, जो राजीव रंजन सिंह के साथ बातचीत में कहा, जिसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई, जिसमें आपने कहा हिंदुस्तान एक गुलिस्तां है जिसमें सारे फूल हैं, सबको लेकर चलना पड़ेगा। और जब आपने कहा तो आपको शायद अंदाजा भी रहा होगा कि इसके बाद आपके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती, क्योंकि उस बातचीत में अचानक ये राजीव रंजन साहब ने कल ही पूछा था मेरे से। हाँ, नहीं, कल उन्होंने पूछा था कि आप जो बोल रहे हैं क्या उस बयान पे कायम रहेंगे, आपको पता है पार्टी क्या कर सकती है? मैं कहा कोई मलाल नहीं। अगर सच कहने से मुझे कुछ नुकसान होता है और अगर देश में एक खुशहाली आती है, एक नया दौर शुरू होता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कुर्बानी देने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे समय जुड़ा हूँ। अगर मैं चुप रहता तो यकीनन मुझे भी बड़े पद की तरफ जा सकता था। अब सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, और अगर सेंटर में भी गवर्नमेंट आती है तो हो सकता है मुझे भी किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देना था। लेकिन जो फैक्ट है उसके ऊपर मैंने बात करना उचित समझा, और मैंने वो नहीं देखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को वही करना है जो इस मुल्क के लिए हितमंद है। ये बताइए उस्मान गनी साहब, वो तो अचानक कनॉट प्लेस में सीपी में आपको राजीव रंजन सिंह मिल गए। न्यूज 24 के रिपोर्टर हैं, बहुत घूमते रहते हैं, लगातार माहौल क्या है अपना शो करने के लिए। लेकिन अगर उनसे मुलाकात नहीं होती तो आपके दिल की बात फिर कैसे आती? फिर दिल की बात दिल में रह जाती है? शायद थोड़े दिन और अंदर अंदर चलती थी बात।
हालांकि मैं लिखने वाला था, नरेंद्र मोदी साहब को चिट्ठी लिखने वाला था। चूंकि मैं जब पार्टी के लिए काम करता हूं तो उसी जील के साथ काम करता हूं, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूं। मैं पार्टी के लिए एक एक वोट जोड़ता हूं, संघर्ष करता हूं पार्टी के लिए। मुस्लिम कौम में जाकर के बीजेपी के लिए वोट मांगना, आप समझ सकते हैं, थोड़ा दिक्कत वाला विषय है। फिर भी हम जाते हैं और 8 से 10% मुस्लिम वोट हम लेकर के आते हैं। तो जब 8-10% हम वोट ला रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी को अननेसेसरी 20% वोट बैंक मेरे जैसे कार्यकर्ता दे रहे हैं। 10% कांग्रेस से माइनस करने का मतलब 100% वोट बैंक है कांग्रेस का, उसको हम वहां से माइनस करते हैं और बीजेपी में डालते हैं, यानी 20% का वोट बैंक, यानी हम जिता रहे हैं बीजेपी को, और हमारे वोट बैंक से ही बीजेपी जीत रही है, और फिर हमारी कौम के खिलाफ बोले तो ठीक नहीं लगा मेरे को वो वक्तव्य। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये कोई ऐसा खुलकर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से कह दिया कि मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कि आपकी संपत्ति और आपके गहने लेकर मुसलमानों को कांग्रेस दे देगी या घुसपैठियों को दे देगी, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी, तो ये आपको बुरा लगा। लेकिन उस्मान गनी साहब, उस पार्टी से आप जुड़े हैं, तो ये 2015 जी, से आप जुड़े हैं, 2005 से जुड़े हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी 5 परिषद पर। यस। ये आपको जी। पार्टी में बदलाव कब दिखा? या आपको ऐसा पहली बार एहसास हुआ, या पहले भी कुछ मौके आए जब आपको लगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है नहीं, मुस्लिम के प्रति पार्टी का कुछ जो छोटे लोग नजरिया या बोलते रहते मोदी हैं, का नजरिया? तो हम उसको हाँ, तवज्जो नहीं देते। पार्टी में हम उनको उत्प्रेरक मानते हैं, छोटे जो नेता बोलते रहते हैं तो हम उसको उत्प्रेरक मानते हैं, ठीक है, सियासी मकसद के लिए ये सब चीजें बोली जाती है और उससे पार्टी को कहीं न कहीं फायदा होता है। तो चलो सियासी काम है, सियासत में कुछ नाजायज होता है वो भी जायज लगता है, तो उसको चलाते थे। लेकिन जब मुखिया इस बात को बोले तो थोड़ा तकलीफ देता मेरे लिए, थोड़ा मैं परेशान था इस बात को लेकर के। तो आपने जब परेशान थे और प्रधानमंत्री वो नरेंद्र किसी मोदी ने। एक कौम के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री है, पूरे मुल्क ने उनको चुना है। तो इस जिम्मेदारी का एहसास उनको होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो जब प्रधानमंत्री का ये बयान आपने सुना होगा बांसवाड़ा में, हम लोगों ने भी यहाँ सुना जिस दिन उन्होंने बयान दिया, और उसी दिन हम लोगों जी। को गुस्सा आया कि ये क्या बयान है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बोलते हैं, और ये कह रहे हैं मुसलमान घुसपैठिए। तो मुझ जैसे करोड़ों लोगों को बुरा लगा होगा, आपको भी बुरा लगा। लेकिन क्या उसके जी, बाद से कल राजीव रंजन से उस इंटरव्यू होने तक बीच में कहीं किसी से, पार्टी नेताओं से आपने कहा कि ये ज्यादा हो रहा है, अति हो रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए? नहीं, मैंने अभी जस्ट लोकसभा चुनाव खत्म 2019 का, है ना? और उस टाइम हम बहुत सारे वोट माँगने के लिए जब मुसलमान कम्युनिटी के पास गए, भई माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ तो नेचुरल सी बात है, मेरी पहली ज़िम्मेदारी है कि मैं मुसलमान का वोट लेके आऊँ। तो मैं उस ज़िम्मेदारी के निर्वहन के लिए मुसलमानों के टच में था, बहुत से मुसलमानों को कन्विंस किया। आखिरी 19 तारीख से 1 दिन 2 दिन पहले तक मैं बहुत सारे मुसलमानों से जुड़ा, जिन्होंने हमें वोट भी दिया। तो उनकी व्यथा थी कि भाई साहब आपके कहने पे हमने वोट दिया, अब इस स्टेटमेंट आ रही है, इसका क्या उत्तर है आपके पास में? तो मैं बड़ा दुखी था इस सब चीज़ों से, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था उनको सैटिस्फाई करने का। उन सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को जो मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए मेरे पास कोई स्पेसिफाइड जवाब नहीं था। मैं इस व्यथा में घिरा हुआ था। उसी दरमियान फिर राजीव रंजन साहब इत्तेफाक से मिल गए और फिर वो सब कुछ इंसिडेंट कैसे हुआ मुझे खुद को भी नहीं आइडिया। नहीं, ये बताइए उस्मान गनी साहब, सही कह रहे हैं, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं। और कोई भी आदमी, संवेदनशील संजीदा आदमी, भारत का नागरिक जो संविधान में और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, गंगा जमनी तहजीब में अगर यकीन करेगा तो लगेगा यह गलत बोला गया, और आपको भी लगा। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि ऐसा बयान इस बार उन्होंने दिया, लेकिन पहले भी जब उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, या 80-20 का नारा, या कभी यूपी चुनाव के समय कब्रिस्तान और 2017 में शमशान बोलते तो कब्रिस्तान तकलीफ होती है, समझा। लेकिन हाँ, होती है। बहुत बार ऐसी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन चूँकि हम एक पॉलिटिकल सिनेरियो में जी रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, तो सोचते हैं चलो ठीक है, सियासी मकसद एक लेवल तक ठीक है, चलती है चीज़ें। तो इस बार आपको लगा कि अति हो गई? हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। तो अब जब आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, मैं बयान देख रहा हूं जो निष्कासित करने वाले अनुशासन समिति के एक नेता के हवाले से ओमकार ये सिंह बयान लखावत आया, साहब। ओंकार सिंह लखावत साहब के हवाले से 6 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद किसी का, कोई पार्टी नेता का, किसी का, कि यार ये क्यों बोला नहीं या मेरे क्या होगा? नहीं, मेरे अपने कार्यकर्ताओं के फ़ोन-वोन ज़रूर आए। वो कहते हैं, "भाई साहब क्या करना है? हमें इस्तीफ़ा देना है, नहीं देना है, क्या करना है, कैसे चलना है?" तो उन सब लोगों से जब मैं बीकानेर जाऊँगा तो बात करूँगा। मैंने पार्टी छोड़ी है, मैं किसी को प्रेरित नहीं करूँगा कि पार्टी छोड़े। सबकी अपनी इच्छा है, सब अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलें, जिसको जो पसंद है वहाँ चलें।
तो क्या ये माना जाए कि कल जिस समय आपने इस रिपोर्टर को राजीव रंजन से बात की, तब तक उस मनोदशा में, मनस्थिति में आप पहुंच चुके थे कि अब कुछ भी हो जाए, पार्टी छोड़ना पड़े, अलग होना पड़े, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूंगा? पार्टी छोड़ने का मेरा कभी कंसर्न रहा नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ और बीजेपी मेरे लिए बहुत प्रेम की पार्टी है, बहुत नजदीक से मैंने उस पार्टी को देखा है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से पहले मेरी फेसबुक वॉल पे जहाँ नरेंद्र मोदी साहब है, वहां पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रखता था। किंचित नहीं भयभीत नहीं, उनका एक नारा है, उस नारे को लगा के रखता था। मैं उसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में था पिछले काफी समय से। तो अभी जब नरेंद्र मोदी साहब का दौर चल रहा है, तो मैंने अपनी वॉल पे अभी कुछ 5-4 साल पहले ही चेंज किया है। अदरवाइज मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अपनी वॉल पे देखना पसंद करता था। मैंने उनकी जो विचार और सिद्धांत थे, उनके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रखी थी और मैं चाहता था वही सिद्धांत चले। आप जब कह रहे हैं कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं और इसलिए आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, कौन सी जी, आइडियोलॉजी बीजेपी को की पसंद आपको आती है? मुझे डेवलपमेंट के काम बीजेपी के अच्छे लगते हैं। और जैसे नितिन गडकरी साहब का डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया। एनएचआई जो है बीजेपी गवर्नमेंट में फॉर्म हुआ और बहुत अच्छे से चला वो। उसपे बहुत अच्छे से काम किया। तो ये सब चीजें मुझे पसंद है बीजेपी की। लेकिन एक नागरिक होने के नाते सड़कें बन गई, लेकिन उसके अलावा जो 10 साल से देश में हो रहा है, बहुत सारे सवाल हैं मोदी के कार्यकाल पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, वादा खिलाफी के मुद्दे पर, और सबसे बड़ी बात हिंदू मुसलमान वाला जो जो डिवाइड एंड रूल वाला एजेंडा है, नफरत की खाई चौड़ी करने का एजेंडा है। ये आपको कभी इसके टीस नहीं उठी? मतलब परसों या 2 दिन 3 दिन के भीतर उस बयान के पहले कभी नहीं लगा कि हो तो गलत रहा है या गलत बयानी हो रही है? आप समझ सकते हैं, अगर आप मुस्लिम होते तो आप उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन चूंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उस सिद्धांत और उस अनुशासन में बंधे रहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप को रोक के रखना होता है। तो वो भी उस्मान हमने गनी बहुत साहब समय आपने तक रखा। उस्मान गनी साहब आपने कहा आप समझ सकते हैं, आप मुस्लिम होते तो समझ पाते। मैं तो अजीत अंजुम जी, हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन मैं समझ जी, जी। पाता हूँ और मुझे तकलीफ होती है जब ऐसे बयान आते हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो बयान दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं वीडियो कर रहा था, और उस तकलीफ को मैं अगर कोई महसूस इंसानी कर। जज्बात रखता है, तो हर आदमी को ये होगा, है ना? हाँ, अगर कोई इंसानी जज्बात रखता है और जज्बाती आदमी है और जो मुल्क से मोहब्बत रखता है, तो उस हर आदमी को तकलीफ होगी उस बयान से, क्योंकि मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मसला इस मुल्क का है, इस मुल्क की तरक्की का है। इस मुल्क को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं? केवल हिंदू के साथ, केवल मुसलमान के साथ इस देश को रन नहीं कर सकते। जब इस देश में 30% आबादी, 20% आबादी मुसलमान की है, सभी देश के सभी नागरिकों को समान रूप से हमें समझना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। हाँ। तो समान रूप से सभी नागरिकों को समझने की फितरत बीजेपी के नेतृत्व में है क्या? ये तो नारे तक है ना, सबका साथ सबका विकास, और उसमें जो सबका विश्वास में कहां मुस्लिम है? देश की 20 करोड़ आबादी, कहां उसकी नुमाइंदगी है बीजेपी में? इतने सांसद चुने जाते हैं, 303 अभी हैं, फिर सैकड़ों सांसद के उम्मीदवार मैदान में, कौन उसमें मुस्लिम उम्मीदवार है? कहां मुसलमानों की नुमाइंदगी है बीजेपी में? अगर देखें, दिखाने के लिए शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनकी भी अभी कोई केंद्रीय भूमिका नहीं है। तो ये आप लोगों को एहसास इसका नहीं होता है, या राजनीति के लिए आपको लगा तो आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे? तो मुझे जब भी कुछ ऐसी चीजें लगती है, तो मैं मुकर रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता हूँ। पार्टी के यहाँ के लोकल लेवल पे जहाँ भी होता है, लोगों को कह दिया जाता है, पहुंचाता हूँ मैसेज, जहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि पहुंच जाए। तो अब आगे के लिए क्या सोचा है आपने? अभी थोड़ा मंथन करूंगा। अब पार्टी ने निष्कासित किया, देखते हैं क्या रहता है। अभी मंथन के बाद विचार करूंगा कि अपनी आगे की राजनीति कैसे चलानी है, क्या करनी है। चूंकि आप 2015-5 से बीजेपी से जुड़े रहे, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उसके बाद तो 2014 के पहले की जी, बीजेपी और 2014 के बाद की बीजेपी, मोदी और अमित शाह के कार्यकाल की बीजेपी, इसमें क्या फर्क दिखा आपको? बहुत बड़ा फर्क है, सिद्धांतिक फर्क है। क्या जैसे? इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान उस टाइम नहीं था जितना उसके बाद में चल रहा है। थोड़ा विस्तार से बताएं, समझना चाहता हूं मैं, आपकी आपकी बात, आपके दिल की बात मैं समझना चाहता हूं। पार्टी में से कोई कम्युनल चीजें बहुत ज्यादा नहीं थी 2014 से पहले। अभी भी मतलब बहुत इतना कुछ ज्यादा नहीं था। लेकिन ये जो दो पिछले आए हैं, ठीक है, पार्टी को सस्टेन करने के लिए, या पार्टी का अपने एक आइडियोलॉजी होती है, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ हर पार्टी करती है ना?
तो उस हिसाब से बीजेपी पे अपना चलाती थी, चलाएं। लेकिन हमारे मुखिया ने जो बात बोली अभी, वो थोड़ी तकलीफ दी मेरे लिए। लेकिन उस्मान गनी साहब, एक तरफ आप मुस्लिम भाईजान का कैंपेन चलाते हैं, इंद्रेश कुमार और बहुत सारे ऐसे लोग पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर रहकर मुसलमानों को जोड़ने के लिए तरह तरह के दांवपेच, हथकंडे आजमाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के बहुत जी। सारे बयान हैं। हम साध्वी प्रज्ञा की बात करने लगे, गिरिराज सिंह की बात करें, अनंत हेगड़े की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे नेताओं के बयान है, साक्षी महाराज के। ऐसे दर्जनों नेताओं के बयान है उस्मान गनी साहब बीते 6, 7, 8 सालों में, जो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की पूरी जो उनकी कौम है उनके खिलाफ है, या एक तरह से नफरत और हेट स्पीच की तरह है। उन सब चीजों पर क्या अपने पार्टी के फोरम पे आप लोगों ने कभी बात की कि ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं इनका विरोध दर्ज कराता हूँ। मैं बहुत खुल के मुखर होता हूँ इन सब चीजों पे। तो कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि अगर प्रज्ञा ने कुछ बयान दिया तो उसका फेवर कर दिया हो। मैं शुरू से जाना इसीलिए जाता हूँ कि मैं किस चीज का फेवर नहीं करूंगा, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे साक्षी महाराज हो। कुछ भी बयान देते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये छोड़ी मुसलमान, छोड़ी किसी भी कमजोर तबके के वर्ग के साथ कुछ भी गलत होता है, कोई भी पार्टी करती है, तो मैं उसके लिए मुखर होकर बात करता हूँ। तो आप लोगों को पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि चुनाव के समय मुस्लिम को पार्टी से जोड़ो, वोटर बनाओ या बूथ तक लाओ, ये जिम्मेदारी थी अभी भी जैसे चुनाव में? अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी यही है कि माइनॉरिटीज में जाएं और आप माइनॉरिटीज को उसकी स्कीम बताएं, जो अच्छी स्कीम से हम लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्कीम्स नहीं, स्कीम्स हैं बहुत सारी, लेकिन वो मुसलमान तक पहुंच नहीं पाती बीजेपी स्कीम्स। और मुसलमान भी इन बयानों की वजह से बीजेपी से जुड़ नहीं पाता। अदरवाइज मुसलमान 30% 40% वोट, अगर ये बयान ना आए बीच बीच में, तो मुसलमान भी 20-30-40% वोट आराम से दे देगा बीजेपी को, जो कि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वोट है। अब पता नहीं बीजेपी कहाँ उन 4-5% वोट के चक्कर में उत्प्रेरकों को यूज करती है, मेरे को समझ नहीं आई ये स्ट्रेटेजी। तो क्योंकि जब आप वोलेटाइल वोट जो है 4-5% ही है। जो इस तरीके के बयानों से वोलेटाइल वोट होता है वो 4 से 5% है। जबकि अगर आप मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ काम करें, तो मुसलमान दे देगा आपको 10 से 12%, 20% वोट, कोई तकलीफ ही नहीं है। और एक सामंजस्य का माहौल बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा। तो मैं जो भी बीजेपी कि अच्छे से इखलास और मोहब्बत के साथ लोगों के साथ जाएं। मुसलमान को वोट देने में तकलीफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो। ये हमने विधानसभा में देखा, अभी लोकसभा में देखा, जाता है मुसलमान वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मोदी जी ने तो इस तरह का बयान इसलिए दिया, या इसलिए दिया जाता है ताकि हिंदू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण हो। पहले दौर के चुनाव में बीजेपी को लगा कि राजस्थान में कुछ सीटों पर झटका लग सकता है, लोग नाराज हैं, वोटर टर्नआउट 5-7% कम हुआ, तो उसी बेचैनी में दिया कि चलो आखिरी हथकंडा है कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करो। यही वजह रही होगी ना, आपको भी यही लगता होगा, इसलिए मोदी जी ने ये इनकी बांसवाड़ा मन से। की बात है, ये नरेंद्र भाई मोदी बता सकते हैं, आप उनका इंटरव्यू कीजिए, वो बताएंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसका मैं बयान नहीं कर पाऊंगा आपको। तो आप जब जाते थे या जाते रहे उस्मान गनी साहब अपनी कौम के लोगों के बीच, अपनी बिरादरी के लोगों के बीच बीजेपी से जोड़ने के लिए, तो लोग भी तो आपको बहुत ऐसे कहते होंगे कि उस्मान भाई कैसे हम वोट दें, देखो बीजेपी तो ऐसे करती है, ऐसे बोलती है, बीजेपी में कोई मुस्लिम लीडरशिप के लिए कहीं जगह नहीं है, कोई सांसद और विधायक तक को टिकट नहीं मिलता है, 400-400 बोलते लोग बोलते बीजेपी के लड़ हैं, जाते हैं, उसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता है। जी बोलते हैं, हम भी फिर अपने हिसाब से उनको कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जब आप वोट देना शुरू करोगे तो पार्टी टिकट देगी, है ना। और जो स्कीम्स हैं वो स्कीम सबके लिए, किसी एक हिंदू के लिए नहीं है, सभी के लिए। अनाज सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, शौचालय सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आप एनरोल्ड होइए और फायदा लीजिए सरकार की स्कीमों से। क्योंकि मुसलमान अशिक्षित समाज ज्यादा है वहां पर, पढ़ा लिखा कम है मुसलमान, इसलिए थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान बीजेपी के साथ आता है, वोट देता है उसको। तो अब बीजेपी से रुखसत हो गए 6 साल के लिए, तो क्या 6 साल आप जी। इंतजार करेंगे कि 6 साल बाद आपका निष्कासन रद्द होगा, या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास अपील करेंगे कि मेरा निष्कासन रद्द करें, कि आप माफी मांग अब लेंगे कि मैंने ऐसा बोला, मेरी मंशा नहीं थी, मुझे माफ कीजिए? नहीं, 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 मैं अपनी ये जो वर्ड कह देता हूँ और जो दिल से वर्ड निकले उनके लिए माफ़ी कभी नहीं माँगूँगा। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ और जो मैंने कहा है मैं उस पे कायम हूँ, पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक मैं तो, मुझे जब तक नोटिस नहीं मिलता, मैं अपने आप को पार्टी में ही मानता हूँ। अगर फिर देखेंगे भी, विचार-विमर्श करूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोच कर के कोई डिसीज़न लूँगा। राजस्थान में क्या लगता है उस्मान गनी साहब, चुनाव में 25 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 24, नागौर भी मान लें एनडीए के खाते में, इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी को झटका लग रहा है, लगने वाला है, इसकी मुझे बेचैनी है? ऐसा, कल भी मैंने ये बात कही, मुझे ऐसा लगता है 3-4 सीटों का लॉस हो सकता है। अब फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, उसमें भी उनको तकलीफ है कि सच क्यों बोल रहे हो आप? रिपोर्टर्स ने पूछा तो मैंने ये बताया कि मुझे हम लूज़ कर जाएँगे।
तो वो कोई गलत बात नहीं ना, जो दुनिया में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज को बोलने में क्या अर्थ है। मैं अगर अपने पार्टी के लोगों को हक बात नहीं पहुंचा पाऊं तो ये तो मैं गैर जिम्मेदार हुआ ना। मुझे हक बात पहुंचानी चाहिए। अगर मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं तो मुझे चीज पहुंचानी चाहिए कि हम 3-4 सीटें यहाँ लूज कर सकते हैं, या बाड़मेर में हम ये कर रहे हैं तो शायद कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। तो उसमें भी उनको तकलीफ थी कि नहीं, ये आपने गलत बोला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वाली जो तस्वीर है आपकी, जो आपने कहा आपने बीकानेर में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब हवाई पट्टी पर मोदी जी से आप मिले, और जी। उसके बाद मोदी जी के साथ तस्वीर है। उसके पहले या उसके बाद कभी और मुलाकात हुई, अलग से कोई मुलाकात हुई, कोई 2-4 मिनट की कोई बात है आपकी मोदी जी से? नहीं सर, कभी भी नहीं। बस वही एक तस्वीर है प्रतीक के तौर पर। जी, जी। वो एक चूँकि अमित मैं जिला अध्यक्ष था, पार्टी प्रोटोकॉल था, तो मुझे उनको रिसीव करने जाना था, तो बस। अमित शाह से कभी मुलाकात हुई आपकी? अमित शाह आते रहते हैं, प्रोग्राम में दुआ सलाम तक का बस मसला रहता है, दूर से। हाथ मिलाने वाला या पास बैठ के कभी मीटिंग में नहीं, वो मीटिंग लेके चले जाते हैं, चूँकि हम पदाधिकारी हैं, तो मीटिंग लेते हैं। अभी चुनाव से पहले भी ली उन्होंने, आए तो हमने सुनी उनकी बात। आपने एक बात कही, मैं खत्म भी करूंगा, आपको कहीं जाना भी है। आपने एक बात कही उस्मान गनी साहब कि बीजेपी की पॉलिसी या बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, इसलिए आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे। तो भाई एक जी, सवाल है कि आप मुस्लिम हैं, बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, भगवान राम, जय श्री राम, मंदिर और ये सब बात करते करते मतलब मटन मछली मुगल तक आते हुए अभी मुसलमानों को घुसपैठिया भी कह दिया। ये तो पार्टी के आपको संविधान कभी में नहीं नहीं है, लगता है? पार्टी का संविधान नहीं हाँ? कहता ये चीज़। पार्टी का जो संविधान है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें जो जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां काम करती है, उसी तरीके से पार्टी का संविधान है। अब पार्टी में जैसे रिफॉर्म हो रहा है, जैसे नए-नए लोग आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से पार्टी में नई-नई चीजें जोड़ दे रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये तो दिखता है ना, जो दिख रहा है सामने कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। वो खाने के जी, दांत में कुछ और है, दिखाने के और, दिखाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और खाने वाले दांत लोग देख जी। लेते हैं चुनाव के समय में, जब आप मुसलमानों को घुसपैठिया कह देते हैं, कपड़ों से पहचाने जाएंगे कह देते हैं। अभी बहुत कुछ और कहना बाकी है। अभी तो 6 दौर का चुनाव बाकी, आज के दौर का प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद भी फिर 5 दौर वोटिंग है। तो आप लोगों को भी तो ये बात समझ में आती होगी ना कि ये सिर्फ दिखावटी बातें हैं, दो मुंहापन है, ये कहते हैं लेकिन दरअसल ये मुसलमानों के लिए कुछ अलग राय रखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, और हिंदुओं के लिए अलग सोचते हैं। हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये नहीं लगता आपको? मैं अगर इंटरनल रिफॉर्म की बात करूं तो अंदर पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। हम पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ उठते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, बैठते हैं, बढ़िया से चुनाव प्रचार करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बयान जरूर आते हैं, मीडिया में जरूर चलती इस तरीके की चीजें, लेकिन पार्टी के इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर हिंदू को अलग ट्रीट किया जा रहा है, मुसलमान को अलग ट्रीट किया जा रहा है, वहां ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, क्योंकि आप खाते सत्य पूछ रहे हो तो मैं पीते सत्य ही हैं। बताऊंगा। भले मैंने नहीं भले पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया हो, लेकिन मैं हक बात कहूंगा आपको। नहीं, सही बात है। लेकिन जैसे आपने कहा, पार्टी के नेताओं के साथ खाते पीते उठते बैठते, वहां नहीं लगता है। खाते पीते उठना बैठना अलग चीज है उस्मान गनी साहब। लेकिन जी, 400 सवा 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ जाए, 450 सीटों पर भी चुनाव लड़ जाए और एक भी मुस्लिम नुमाइंदा ना मिले, बीजेपी की 300 से ज्यादा सांसदों की पार्टी हो, एक भी मुस्लिम ना हो, बीजेपी के किसी भी तरह के खांचे में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए कोई जगह ना हो, और उसके बाद इस तरह के बयान हो, तो ये तो फिर बात हो खाना पीना और उनके बीच रहना। तो आपका इस्तेमाल करते हैं कि आप 2-4 5%, 8%, 10% वोट जोड़ दें, और वही आप करते हैं। आज लगा कि आपने बयान दे दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो आपको बाहर कर दिया। जी। हाँ, है, ऐसा है। भाई अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान, चाहे गिरिराज सिंह ने दिया हो, चाहे साक्षी महाराज ने दिया हो, चाहे और दर्जनों बार हम नाम रिपीट करते हैं, तो उनके खिलाफ ऐसा थोड़ी देर कार्रवाई करके बाहर कर दिया जाता है। तुमने ये ऐसा बोला। मैं मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार तक की बात दिल्ली का सांसद कर चुका है, मैं शपथ ले चुके हैं हिंदू राष्ट्र मैं बनाने की। इन डबल स्टैंडर्ड से ही तस्वीर परेशान हूँ। मैंने एक बयान दिया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। पार्टी का मैं भी है? वर्कर हूँ, नरेंद्र मोदी साहब भी वर्कर हैं, गिरिराज सिंह भी वर्कर है। तो मैंने बयान दिया, ऐसा कुछ गलत बयान नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, इसके चक्कर में मेरे को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन गिरिराज सिंह भी एक पार्टी वर्कर है, और उन 8-10% वोट लाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन मुसलमानों के खिलाफ रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये स्टैंडर्ड मुझे थोड़े तकलीफ दे लगते हैं। तो ये वो भी तो तकलीफ पार्टी दे वर्कर है ना, गिरिराज सिंह भी कोई पार्टी घर से बना के नहीं लाए, या साक्षी महाराज है, वो भी पार्टी घर से बना के नहीं लाए, लेकिन वो बोलते हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। और
मैं बोलता हूँ तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये थोड़ी तकलीफ है मेरे लिए आज मुझे पुनर्विचार करना इन सब चीजों पर। नहीं तो ये बात समझने में जैसे होता है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो ये समझने में 10 साल लग गए आपको। ये 10 साल से 8 साल से तो हो रहा है उस्मान गनी साहब, खास तौर से मोदी और शाह के रिजिम में। देश ने बहुत नहीं, कुछ बहुत चीजें देखा, अच्छी भी चल रही फिल्म देखी, अखलाक पहलू खान से लेकर मौतें देखी, बहुत तरह से कैसे अत्याचार हुआ, एट्रोसिटी हुई, वो सब तस्वीरें देखी, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मार पिटाई देखी, तबरेज से लेकर, और क्या नाम गिनाऊं, वो सब लंबी लिस्ट है। तो ये सब तो आपको भी दिखा होगा सब ना। है। डेफिनेट दिखता है, मैं समय समय पे विरोध भी करता हूँ इन सब चीजों का, और शायद इसीलिए किरकिरी भी रहता हूँ, बोलता रहता हूँ मैं। अपनी मेरी फेसबुक आप जब स्क्रॉल करेंगे तो उसमें सब पाएंगे, जहां जहां गलत किया है किसी भी पार्टी ने किया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ हमेशा। मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। चलिए उस्मान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल्ली में हैं अभी शायद? जी। तो दिल्ली आए थे किसी और मकसद से और यहां से जा रहे हैं अपने निष्कासन की सूचना लेकर? कोई बात नहीं, ये सब तकदीर के फेर हैं। अगर पार्टी ने निष्कासित किया है तो कुछ सोच के किया होगा, ये उनका सोचना, उन्होंने क्यों निष्कासित किया है। और हो सकता है अल्लाह ने मेरे हक में कुछ अच्छा लिखा हो, या हो सकता है इससे बुरा लिखा हो, वो तो रब की मर्जी है, जो होगा देखा जाएगा। ये पार्टी तो आप लोगों को जोड़ती है कि आप कुछ वोट ला सकें और कुछ चेहरे के तौर पर दिखा सकें कि ये टोपी वाले भी हमारे साथ हैं, जो तस्वीर आपकी आई तो दिखाने के लिए जोड़ती है। अब लगा कि आपका इस्तेमाल नहीं है क्योंकि आप ऐसा बयान दे रहे हैं, तो यूज एंड थ्रो है, आपको निकाल के बाहर कर दिया। इसमें सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर उनको अगर अगर उनको ऐसा लगता है तो उनका स्वागत है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हम सियासी आदमी सियासत करेंगे, सियासत बंद थोड़ी करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान गनी साहब, फिर मुलाकात होगी। और दर्शकों, थैंक हमारे यू साथ उस्मान गनी साहब हैं जिनकी बहुत। तस्वीरें कल से वायरल है। उस बयान की वजह से उन्हें निकाला गया जिस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ऐतराज जताया, जो न्यूज 24 के संवाददाता राजीव रंजन के साथ बातचीत में। और जो कुछ उस्मान गनी साहब कह रहे हैं आपने सुना, और मैं अपने वीडियो में मैंने 3 दिन पहले भी, जिस दिन मोदी जी का वो बयान आया था, उस दिन भी कहा था, और फिर कह रहा हूं कि कोई भी संजीदा नागरिक, कोई भी इंसान, किसी को भी बुरा लगेगा। और जैसा कि उस्मान गनी साहब ने मुझसे कहा, वही मैं कह रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूं, मुझे बुरा लगा, मुझे तकलीफ हुई, मैं भावुक हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्रों के बारे में मैं सोचने लगा कि उन्हें क्या लगा। और उसी दिन अतिया जैदी का, जो जिन्हें मैं आपा कहता हूं, उनका एक ट्वीट पढ़कर मैं भावुक हुआ, बल्कि इमोशनल हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उसकी जगह कोई और होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी बहुत सारे लोगों पर, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। लेकिन जब तकलीफ हद से गुजर जाए तो उस्मान गनी जैसे लोगों को भी लगता है अब सहन नहीं किया जा सकता, अति हो गई। और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया उसका खामियाजा भी भुगता और भुगतने को तैयार है। लेकिन चलिए, फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देर आए दुरुस्त आए, ये बात कहना आपके लिए जरूरी था और आपने कही। शुक्रिया, नमस्कार।